हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहाँ पे मैंने आईडीटी में जीएसटी में मैंने सभी लेक्चर्स नहीं डाले, सिर्फ अभी के लिए मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट डाला है। जो भी बाय बाय टाइम टू टाइम सभी लेक्चर्स हम ट्राई करेंगे कि अपलोड हो जाए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट में अभी हम बैकग्राउंड में देखें तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में टोटल जो 6 सेक्शंस है, ठीक है। यहाँ पे टोटल 6 सेक्शंस कौन कौन सी है? सेक्शन 16, ठीक है। एक होगी आपकी सेक्शन 17, एक होगी आपकी सेक्शन 18, ठीक है। एक होगी आपकी सेक्शन 19 और एक होगी आपकी सेक्शन 20, ठीक है। और लास्ट आपकी सेक्शन आएगी सेक्शन 21। तो आईटीसी में हमको ये टोटल 6 सेक्शंस हमको पढ़नी है, ठीक है। आपका सेक्शन 16 में आपका क्या आएगा? तो इसमें आपको सब जो आईटीसी के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है, वो आपको दी गई कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी, ठीक है। और जो आपकी कंडीशंस है फॉर द पर्पज ऑफ आईटीसी, वो आपको इसमें दी गई है। तो यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी और कंडीशंस है वो आपको किस में दी गई है? सेक्शन 60 में। यहाँ पे हम सेक्शन 60 में देखेंगे आपके दो रूल्स आएंगे, रूल 36 और 37। 36 आपका क्या आएगा? तो जो आपकी डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट है, मतलब आपके पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ आईटीसी। इफ आपको आईटीसी लेना है, ठीक है, अगर आपको आईटीसी लेना है तो आपके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और दूसरा है आपका 37। तो 37 में क्या है कि अगर आप जो कंसिडरेशन है, मतलब आपको जो पेमेंट करना है फॉर दिस फॉर सप्लाई, ठीक है, विच एवर वॉट एवर यू परचेज, तो आपको जो पेमेंट करना है अगर आप वो नहीं करते हो तो तभी आपको अगर रिवर्सल करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो रूल है वो आप कहाँ से देखोगे? 37। बाद में देखते हैं सेक्शन 17। तो सेक्शन 17 में आपको 3 रूल्स देखने हैं। रूल 38, बाद में है रूल 42 और 43। यहाँ पे आपको 3 रूल्स देखने हैं, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन 17 किसके लिए है? तो यहाँ पे सेक्शन 17 है आपका अपॉर्चनमेंट ऑफ क्रेडिट और जो ब्लॉक क्रेडिट है। ब्लॉक क्रेडिट मतलब जो ब्लॉक क्रेडिट में आपका इंक्लूडेड है उस पे आपको कभी भी आईटीसी नहीं मिलेगा, उसका भी कुछ एक्सेप्शंस है, लेकिन ब्लॉक क्रेडिट है, ठीक है, उसमें आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। और ये रूल आपके कौन से है? 3। तो जो 42 है और 43 है, ये आपका अपॉर्चनमेंट ऑफ क्रेडिट है, ठीक है। कि सपोज कि आपने थोड़ा सा आपने जो एग्जेम्प्ट आइटम है उसके लिए परचेज किया और थोड़ा सा आपने टैक्सेबल के लिए किया, तो उसका अपॉर्चनमेंट आप कैसे करोगे। और जो 38 है वो आपका बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वो लोग आईटीसी कैसे अवेल करेंगे उसके लिए है। बाद में देखेंगे सेक्शन 18। तो सेक्शन 18 आपका किसके लिए है? तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, ठीक है, इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस मतलब क्या होंगे, ठीक है, कि अगर आपका जो जो भी गुड्स है वो आपका चोरी हो जाता है, ठीक है, या फिर आप उसको फ्री में दे देते हो, तो उस सर्कमस्टेंसेस में हम कैसे ये आईटीसी अवेल कर सकते हैं। वहाँ पे हम 3 रूल्स देखेंगे, रूल 40, ठीक है, बाद में 41 और 44। तो ये 41 है, यहाँ पे 42 43 यहाँ पे आ गया। मतलब जो रूल 41 और 44 ये आपको क्या बताता है? तो 40 है, ठीक है, वो आपका जो है वो रूल बताता है कि मैनर ऑफ क्लेमिंग क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, मतलब आप जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है उसमें आप कैसे अवेल करोगे। तो उसके लिए जो आपका रूल है वो आपका 40 है। बाद में है 41। तो अगर आपका सेल मर्जर अमालगमेशन इस सर्कमस्टेंसेस में आपका आईटीसी क्या होगा। और जो 44 है वो आपका रिवर्सल ऑफ क्रेडिट है, कि यहाँ पे इसमें जो आपने अगर आपने अवेल किया है लेकिन आप एलिजिबल नहीं है तो आपको रिवर्सल करना पड़ेगा, वो आप इसमें करोगे। बाद में आपका आएगा सेक्शन 19। तो सेक्शन 19 में हम क्या देखेंगे? सेक्शन 19 में हम देखेंगे कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट एंड कैपिटल गुड्स सेंड टू दी जॉब। मतलब यहाँ पे जो सेक्शन 19 है वो आपका स्पेसिफिकली जॉब वर्कर के लिए है। मतलब आप कोई भी जॉब वर्क के लिए बेचते हो गुड्स, तो उस पर आपके आईटीसी का क्या होगा, वो आपको सेक्शन 19 में दिया गया है। सेक्शन 20 और 21 है वो आपका किसके लिए है? तो ये जो 20 और 21 है वो आपका आईएसडी के लिए रहेगा। तो ये आपका पूरा जो है सीनरी हो गया कि सेक्शन 16, 17, 18, 19, 20 और 21 जो रूल्स हमको देखने हैं वो आपका है 36, 37, 38, ठीक है। बाद में है 39 आपका नहीं है, बाद में है आपको देखना 40, 40, 41, 42, ठीक है। बाद में है 43 और 44। इतने रूल्स हमको देखने हैं। ये रूल्स और जब हम ये सेक्शंस पूरी पढ़ लेंगे, ठीक है, तो हमारा आईटीसी का चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो हम देखते हैं पहले सेक्शन 16 से।
कि कौन कौन सा है ये जो प्रोविजंस है आईटीसी के, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बोला गया है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी, ठीक है। तो हमको यहाँ पे पहले जो एलिजिबिलिटी है और कंडीशंस है वो हम देखते हैं। एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन 16। एलिजिबिलिटी आपकी क्या आएगी? एलिजिबिलिटी में आपको आएगा कि रजिस्टर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू टैक्स to take credit of the tax paid on inward supplies of the goods and or services used or intended to be used in the course of or furtherance of the business। अगर आप बिजनेस के लिए कुछ भी परचेज करते हो और उसको आगे फर्दर सप्लाई करते हो, ठीक है, तब आपको उस पे टैक्स क्रेडिट मिलेगा। कब आप रजिस्टर्ड हो गए तब। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो, रजिस्टर्ड होना आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो तो आप टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हो। इसलिए आपकी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो आपकी क्या हो जाएगी? रजिस्ट्रेशन। अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आप अगर आगे की जो कंडीशन है वो आप फुलफिल कर देते हो तो आप जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो अवेल कर सकते हो। बाद में देखते हैं कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर टेकिंग आईटीसी, मतलब आपको कौन कौन सी कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है तो वो हम देखते हैं। ही हैज वैलिड टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट और प्रिस्क्राइब टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। आपके पास या तो टैक्स इनवॉइस होना चाहिए या फिर डेबिट नोट होना चाहिए या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि प्रूव कर सके कि आपने जीएसटी पे किया। अगर आपने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आप वहां पे प्रेजेंट नहीं कर पाते हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपकी पहली कंडीशन हो गई वो है आपका टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। बाद में दूसरी कंडीशन है ही हैज रिसीव्ड गुड्स और सर्विसेज। अगर आपने गुड्स और सर्विसेज रिसीव कर लिया है तब आपको आईटीसी मिलेगा। अगर आपने गुड्स और सर्विसेज रिसीव नहीं किया है, भले ही आपने पेमेंट कर दिया, लेकिन अगर आपके पास गुड्स और सर्विसेज अभी तक नहीं है तो आप उसको आईटीसी नहीं ले सकते हो। इफ गुड्स डिलीवर्ड to the third person on the direction of the registered person deemed to be received by the registered person। यहाँ पे क्या है कि समझ लीजिए कि ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, वो बी से कुछ परचेस करता है, ठीक है। यहाँ पे बी से कुछ परचेस करता है, बाद में ए बोल देता है कि आप मेरे को मत भेजिए, आप सी को भेज दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, माल इसको भेजा लेकिन परचेस किसने किया है? इसने। तो इसका मतलब यही माना जाएगा, अगर ये गुड्स रिसीव करता है तो उसको ऐसा ही माना जाएगा जैसे ए ने रिसीव किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? बिल टू शिप मॉडल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि ए ने ही रिसीव किया। तो यहाँ पे भी ऐसा बोला है टू द थर्ड पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन एंड आईटीसी विल बी अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन बिल टू शिप मॉडल, ठीक है। थर्ड पर्सन को आप अगर माल भेज देते हो तो जो रजिस्टर्ड पर्सन ने माल मंगवाया था उसको हम ऐसा ही मानेंगे कि उसके पास माल पहुंच गया। सिमिलरली वेयर द सर्विसेज are provided by the supplier to any person on the direction of on an account of such registered person, it shall be deemed that registered person has received the services। सर्विसेज में भी ऐसा ही होगा कि अगर आप कोई भी दूसरे व्यक्ति के डायरेक्शन पे किसी और को सर्विसेज देते हो तो जो सर्विस जिसके डायरेक्शन पे दी है उसको ही सर्विसेज दी है ऐसा माना जाएगा। बाद में है टैक्स पेड ऑन सच सप्लाई is actually paid to the government either in cash or through utilization of ITC admissible in the respect of the said supply। इसका मतलब क्या है कि समझ लीजिए कि आपने किसी से कुछ परचेस किया है, आप उसको जीएसटी पे कर देते हो, लेकिन अभी तक उसने जो इनवॉइस है वो अपलोड ही नहीं किया और उसका जो टैक्स उसको जो डिपॉजिट करवाना है गवर्नमेंट को वो उसने डिपॉजिट नहीं किया है तो आप आईटीसी नहीं ले सकते। बाद में है ही हैज फर्निश द रिटर्न अंडर अंडर सेक्शन 39, ठीक है, जीएसटीआर 3B। ये आपका रिटर्न के चैप्टर में आता है कि 39 में आपका जीएसटीआर 3B है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। और जो लास्ट कंडीशन है, ठीक है, इफ द गुड्स आर रिसीव्ड इन लोड्स एंड इंस्टॉलमेंट देन आईटीसी कैन बी टेकन अपॉन द रिसिप्ट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। मतलब आप समझ लीजिए कि पूरे गुड्स है, ठीक है, मतलब आप एक गुड्स का आप पेमेंट करते हो 10,000 का है, ठीक है, तो आप 10,000 पेमेंट कर देते हो पूरा, लेकिन आप वो गुड्स है, ठीक है, वो आप 3 इंस्टॉलमेंट में लेते हो। तो आप 3 इंस्टॉलमेंट में लेते हो, दैट मीन्स अगर आप जब आपका ये लास्ट थर्ड इंस्टॉलमेंट आप आ जाएगा, ठीक है, मतलब आप गुड्स आप जब लास्ट आपका जो इंस्टॉलमेंट है गुड्स का वो आ जाएगा, बाद में ही आप आईटीसी ले सकते हो, ठीक है। बाद में है आईटीसी इज नॉट एडमिसेबल इफ डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड ऑन द टैक्स कंपोनेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि टैक्स कंपोनेंट में डेप्रिसिएशन ले लिया। इसका मतलब ये है कि समझ लीजिए कि आपने कोई भी मशीनरी परचेज की है, उसमें आपने जीएसटी पे किया है,
ठीक है। अगर आपने उस पर जीएसटी पे किया और अगर आप उसको कैपिटलाइज कर देते हो, दैट मीन्स कि आपने समझ लीजिए कि मशीन परचेस किया 10,000 का, उस पर जीएसटी पे किया है आपने 1,000, ठीक है, तो आपने टोटल 11,000 पे कर दिया। अगर आप ये 1,000 है वो आप मशीनरी की वैल्यू में ऐड कर देते हो, दैट मीन्स ये कैपिटलाइज हो गया, और अभी आप इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो ये आप पीएनएल में ले जाओगे। तो इसके बाद आप ये 1,000 का क्रेडिट नहीं ले सकते, क्योंकि आप इसका ऑलरेडी आप पीजीबीपी में क्रेडिट ले रहे हो एज अ डेप्रिसिएशन, तो आप इसमें आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। और अगर आप इसको कैपिटलाइज नहीं करते हो, ठीक है, तो आप इसका आईटीसी ले सकते हो। आप यहाँ पे डबल बेनिफिट नहीं ले सकते हो टैक्स का, गवर्नमेंट का, ये बोलना है। बाद में हम लोग देखते हैं जो उसके बाद की कंडीशन है, एज पर द सेक्शन 155 of the CGST Act 2017, where any person claims that he is eligible for ITC under this act, the burden of proving such claim shall lie upon such person। यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि अगर आप ऐसा बोलते हो कि आपको आईटीसी लेने के लिए आप लायबल हो, तो आपको ये पहले प्रूव करना पड़ेगा कि आप इसके लिए लायबल हो, ठीक है। आप विदाउट प्रूविंग दैट यू आर लायबल फॉर आईटीसी, यू कैन नॉट टेक आईटीसी ऑफ दैट सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो आपकी कंडीशंस हो गई, वो आपकी पहली कंडीशंस क्या थी? तो पहली कंडीशन ये थी कि आप जो आपके पास कोई भी टैक्स पेमेंट डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए। तो आपके पास कोई भी टैक्स पेमेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बाद में है ही हैज़ रिसीव्ड द गुड्स, मतलब आप गुड्स का आपके पास गुड्स होने चाहिए। तो पहले आपकी कंडीशंस हो जाएगी इनवॉइस, बाद में गुड्स, आपके जो गुड्स है उसका पोजीशन, बाद में है टैक्स है, ठीक है, एक्चुअली डिपॉजिट किया होना चाहिए। बाद में है आपको रिटर्न, आपने जो है रिटर्न आपने वहाँ पे भर दिया होना चाहिए। बाद में है इफ गुड्स आर रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, मतलब आप जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, जब आप वो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो आप रिसीव कर लेते हो, उसके बाद ही आप आईटीसी ले सकते हो, ठीक है। और आपने अगर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है तो आप उस पर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। और जो लास्ट कंडीशन थी वो आपकी क्या थी कि अगर आप ऐसा बोलते हो गवर्नमेंट को कि मुझे आईटीसी चाहिए, तो आपको पहले उसे प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट अंडर रूल 36 कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट है फॉर द पर्पज ऑफ आईटीसी। तो डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट में आपका आएगा डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच आईटीसी कैन बी अवेल्ड, ठीक है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। आप फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आप अगर है आपके पास तो आप आईटीसी ले सकते हो। वहां पे आपका पहला आपका जो डॉक्यूमेंट है वो तो आपका इनवॉइस आएगा। देखिए हर एक पार्ट में आपको इनवॉइस तो चाहिए। द इनवॉइस इश्यूड बाय द सप्लायर ऑफ द गुड्स और बर्थ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 31, मतलब यहाँ पे आपका एक तो आ गया इनवॉइस। दूसरा है इनवॉइस इश्यूड बाय रिसिपिएंट, ठीक है। अगर आप जो रिसीविंग गुड्स, मतलब आप आरसीएम पे करते हो, ठीक है, अगर आप आरसीएम पे करते हो तो आपको जो आपका पेमेंट वाउचर है वो आप टैक्स पेमेंट वाउचर आप इश्यू करोगे तो वो आपको चाहिए, ठीक है। इनवॉइस इश्यूड बाय रिसिपिएंट अलोंग विद द पेमेंट ऑफ along with the proof of payment of टैक्स, ठीक है। अगर आप आरसीएम पे करते हो तो जो बायर है वो सप्लायर को एक वाउचर इश्यू करेगा, ठीक है। टैक्स जो पेमेंट इश्यू डॉक्यूमेंट है वो उसको इश्यू करेगा, वो होना चाहिए। डेबिट नोट इश्यूड बाय सप्लायर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 30, और ठीक है, यहाँ पे आपका डेबिट नोट इश्यू किया होना चाहिए अगर आपका सप्लायर से। बाद में अब बिल ऑफ एंट्री, यहाँ पे डेबिट नोट का मतलब क्या हो गया, डेबिट नोट होना चाहिए, ठीक है। कि समझ लीजिए कि आपने 100 रुपीज़ का माल परचेस किया है, ठीक है, तो आपको अभी 100 रुपीज़ देने थे, वो आपने दे दिए और उसने अपलोड कर दिया, ठीक है। अभी समझ लीजिए कि बाद में सेलर को पता चलता है, ये जो सप्लायर था, ठीक है, उसको पता चलता है कि ये माल 100 का नहीं 110 रुपीज़ का था, तो वो आपसे 10 रुपीज़ ज़्यादा मांगता है। तो यहाँ पे सप्लायर आपको क्या कर देगा, 10 रुपीज़ की डेबिट नोट, क्योंकि आप उसको 10 रुपीज़ ज़्यादा दे रहे हो, तो उसका जो जीएसटी वो भी आप क्लेम करोगे गवर्नमेंट से। तो आप 10 रुपीज़ का जो आपने ऑलरेडी ये इसका जो रिटर्न है, ठीक है, इसका इनवॉइस है वो उस मंथ के रिटर्न में जा चुका है। तो अभी आपको 10 रुपीज़ का जी आप आईटीसी कैसे लोगे? तो आप 10 रुपीज़ का आईटीसी डेबिट नोट के थ्रू ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सप्लायर का डेबिट नोट है वो आपको चाहिए। तो अगर आपके पास वो डेबिट नोट नहीं है तो आपका जो एक्स्ट्रा पेमेंट आपने किया उसका आप डेबिट जो है आप आईटीसी नहीं ले सकते हो। उसके बाद है a bill of entry or any other similar document prescribed under the custom act 1962, ठीक है। अगर आप कुछ इंपोर्ट करते हो
तो इंपोर्ट के लिए आपने जो इंपोर्ट किया है उसका आईटीसी के लिए आपको बिल ऑफ एंट्री चाहिए। और बाद में है आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब जो आईएसडी है, इनवॉइस और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट नोट और एनी अदर डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे आईएसडी को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए भी उसको इनवॉइस या फिर क्रेडिट नोट चाहिए। ठीक है, बाद में है डॉक्यूमेंट मस्ट कंटेन प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन फॉर्म जीएसटीआर। मतलब ठीक है, यहाँ पे अगर आप जीएसटीआर 2 में कुछ भी इंफॉर्मेशन डालते हो तो वो आपकी सही होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तभी आप आईटीसी ले सकते हैं। तो आपका इनवॉइस हो गया। ठीक है, बाद में इनवॉइस हो गया, अगर आप आरसीएम पे करते हो तो वो जो पेमेंट वाउचर है वो आपको पे करेगा। और बाद में अगर आप ज़्यादा पेमेंट करते हो तो उसका आईटीसी लेने के लिए आपको डेबिट नोट चाहिए। बाद में अगर आप इंपोर्ट करते हो तो आपको बिल ऑफ एंट्री चाहिए। और लास्ट में आपका आईएसडी है तो उसको इनवॉइस या फिर क्रेडिट नोट चाहिए। ठीक है, बाद में है हाउएवर इफ द सेट डॉक्यूमेंट डज नॉट कंटेन ऑल स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स बट कंटेन द डिटेल ऑफ, अगर यहाँ पे इनवॉइस में आपको इतनी डिटेल तो चाहिए, कौन कौन सी, द अमाउंट ऑफ द टैक्स चार्ज, मतलब कितना अमाउंट लिया है टैक्स का वो, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स और सर्विस, मतलब कौन सा गुड्स आपने बेचा है। ठीक है, बाद में है टोटल वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विस, और मतलब टोटल वैल्यू कितनी है, और जीएसटी आईएन ऑफ द सप्लायर और रिसिपेंट, बाद दोनों का जीएसटी आईएन नंबर चाहिए। और बाद में प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई, मतलब आप अगर कुछ और स्टेट में आप सप्लाई करते हो तो जहां पर आपने सप्लाई की है उसकी डिटेल्स चाहिए। बाद में है इनपुट टैक्स क्रेडिट में बी अवेल बाय सच रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, आईटीसी कैन नॉट बी अवेल टैक्स ऑन डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ द फैक्ट। ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि आपने कुछ फैक्ट थे वो आपने छुपाया है, और अगर उसके बाद गवर्नमेंट उसका जो भी चेक करके बाद में अगर उसको लगता है कि आपके पास ये टैक्स लेना चाहिए और अगर आपके पास से वो टैक्स कलेक्ट करती तो आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट थी और जो आपकी कंडीशंस थी वो हमने यहाँ पे कंप्लीट की। ठीक है, सेक्शन 16 में यहाँ पे जो आपकी एलिजिबिलिटी और कंडीशंस थी और जो डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पे फिनिश होती है। चलिए अभी हम देखते हैं रूल 37 फॉर अनमैच इनवॉइस। अनमैच इनवॉइस का मतलब क्या है यहाँ पे, अनमैच इनवॉइस का मतलब यह है, पहले हम एक पर्टिकुलर जो इसका प्रैक्टिकल हम इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं, बाद में ये जो बेयर एक्ट है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल हम देखते हैं कि समझ लीजिए कि ए है वो सप्लायर है और बी है वो बायर है। ठीक है, ए है वो बी को सप्लाई करता है। ठीक है, समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका मई मंथ है, तो मई मंथ में इसने सप्लाई की टोटल 100 इनवॉइसेस है। ठीक है, टोटल 100 इनवॉइसेस है, मतलब इसको 100 इनवॉइसेस अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, और इसको भी 100 इनवॉइसेस अपलोड करने पड़ेंगे। समझ लीजिए कि 100 इनवॉइस का इसका आईटीसी, मतलब जो आपने जीएसटी पे किया है बी ने, ठीक है, बी ने इसको जो जीएसटी पे किया है वो 1 लाख रुपीज़ है। ठीक है, टोटल 1 लाख रुपीज़ है। ठीक है, अभी जो ये 1 लाख रुपीज़ का 100 इनवॉइस है, ठीक है, टोटल इनवॉइस कितने हैं 100, और इसमें जो अमाउंट इसने जीएसटी पे किया तो मतलब ये जो आईटीसी उसको मिलना चाहिए वो 1 लाख रुपीज़ मिलना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या होता है, बी ने 100 इनवॉइस में से टोटल 30 इनवॉइसेज ही अपलोड किए हैं। ठीक है, 30 इनवॉइस अपलोड किए हैं और जो बाकी के 70 इनवॉइस है वो इसने नहीं अपलोड किए, मतलब नॉट अपलोडेड। ठीक है, यहाँ पे अभी जिसने यहाँ पे ए ने सिर्फ किए हैं 30 इनवॉइसेस अपलोड और बाकी के जो 70 है वो इसने अपलोड नहीं किए। अभी यहाँ पे बी को, गवर्नमेंट को तो ऐसा पता चलेगा कि इसने सिर्फ 30 अपलोड, यहाँ पे इसकी तरफ से ऐसा पता चलेगा सिर्फ इसने 30 इनवॉइस की सप्लाई की है, और इसकी तरफ से पता चलेगा कि इस सप्लायर के पास से 100 इनवॉइस की सप्लाई आई है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को लगेगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि ये जो अपलोड इनवॉइस है उसका 20% से ज़्यादा गवर्नमेंट है वो इसको आईटीसी नहीं देंगे। कैसे, यहाँ पे समझ लीजिए कि टोटल 1 लाख का है, इसका जो है वो 3 लाख का है, मतलब ये जो अपलोड इनवॉइस की है उसमें जो आपका जीएसटी वो आपका 3 लाख है, और बाकी का 7 लाख है वो आपका नहीं अपलोड किया है उसमें है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आईटीसी कितना मिलेगा, जो अपलोड किए है उसका 20%, तो 3 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 20%, तो वो आपका कितना आ जाएगा 60,000 फॉर अपलोडेड। ठीक है,
मतलब जो आपने अपलोड किया है उसका 20%, ठीक है, और जो आपने नहीं अपलोड किया है, ठीक है, मतलब जो आपने 70 लाख, सॉरी 7 लाख का आपने नहीं अपलोड किया है, ठीक है, उसका आपका पूरा। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 7 लाख। ठीक है, यहाँ पे इरेज कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 7 लैक्स, ठीक है। तो आपको ये 60,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा, मतलब विच एवर इज लोअर। तो आपका विच एवर इज लोअर मतलब क्या आएगा, 60,000। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम आईटीसी कितना मिलेगा, 60,000, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि जो ए था वो सप्लायर था और बी था वो बायर था, मतलब ठीक है, रिसिपेंट था। मई महीने में इसने टोटल 100 इनवॉइसेस की सप्लाई की है, उस पे आईटीसी कितना होता है, 1 लाख। बी ने तो टोटली अपलोड कर दिया लेकिन ए ने अपलोड नहीं किया है। ए ने सिर्फ 30 इनवॉइस अपलोड किया, उसमें कितना जीएसटी था, 3 लाख का। और जो 70 अपलोड नहीं किए उसमें 7 लाख का था। तो यहाँ पे ए बी को कितना आईटीसी मिल सकता है, तो जो 20% ऑफ द एलिजिबल आईटीसी है, ठीक है, एलिजिबल कितना है, जितना उसने अपलोड किया है सप्लायर ने उतना ही एलिजिबल होगा बी के लिए। तो बी ने टोटल ए ने कितना अपलोड किया है, सॉरी 30 इनवॉइस, मतलब कितना किया है, 3 लाख का इनवॉइस अपलोड किया है। 3 लाख का जो इसका एलिजिबल आईटीसी है उसका मैक्सिमम 20% उसको मिल सकता है, मतलब 20% इसका एलिजिबल आईटीसी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो एलिजिबल आईटीसी है उसका 20%, और जो 7 लैक्स है विच एवर इज लोअर, मतलब उसको कितना मिलेगा, 60,000, ठीक है। तो आई को यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि आप अगर इनवॉइस अपलोड नहीं करता है सप्लायर, तो इन केस ऑफ जो रिसिपेंट है उसको जो एलिजिबल आईटीसी है उसका मैक्सिमम कितना मिलेगा, 20%। तो यहाँ पे भी आपको यही लिखा है कि अनमैच क्रेडिट कैन नॉट बी एक्सीड 20% ऑफ द आईटीसी अवेलेबल अंडर जीएसटीआर 2A, ठीक है। मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट है टू बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनवॉइसेस और डेबिट नोट द डिटेल्स ऑफ विच हैव नॉट बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर अंडर सेक्शन 37(1) जीएसटीआर 1, ठीक है। जीएसटीआर 1 किसके लिए है, आपका आउटपुट है इसके लिए, ठीक है। और जीएसटीआर 2 है किसके लिए है, आपका जीएसटीआर 2 है वो आपका जो इनपुट है उसके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आउटपुट में सिर्फ 30 इनवॉइस ही दिखा रहा होगा जीएसटीआर 1 में, ठीक है। जीएसटीआर 1 में सिर्फ 30 दिखा रहा होगा, इसमें ए की जो रिटर्न है उसमें। और जो बी का जीएसटीआर 2 है, ठीक है, उसमें कितना दिखा रहा होगा, 100। क्यों ऐसा 100, यहाँ पे इसका जो इनवर्ड है, ठीक है, उसमें आपका पॉपअप हो रहा होगा उसका जीएसटीआर 1 का, क्योंकि यहाँ पे इसने 30 इनवॉइस अपलोड किया, दैट मीन्स यहाँ पे इसको 30 इनवॉइस का ही मिलेगा, ठीक है। मतलब 30 इनवॉइस क्यों यहाँ पे पॉपअप हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे इसने 30 इनवॉइस ही अपलोड किया है, तो जीएसटीआर 2A में इसका 30 इनवॉइस दिखा रहा होगा। लेकिन यहाँ पे ये ऐसा बोल रहा है कि मैंने तो 100 इनवॉइस, मतलब इसको यहाँ पे आईटीसी कितना मिलेगा, जितना उसने अपलोड नहीं किया है, ठीक है, उसका 100%, और जितना जितना इसने अपलोड किया है उसका 20%, उसमें से विच एवर इज लोअर, मतलब मैक्सिमम आप 20% तक अवेल कर सकते हो। यहाँ पे जीएसटीआर 1 में और एंड नॉट रेक्टिफाइड, ठीक है, रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2A ऑफ द रिसिपेंट। यहाँ पे इसके जीएसटीआर 2 में कितना नहीं हो रहा है, तो जीएसटीआर 2 में 70 इनवॉइस का जो अमाउंट है वह नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। shall not exceed the 20% of the eligible credit available in respect of the invoices debit notes the details of which have been uploaded by the supplier under section 37(1), ठीक है। यहाँ पे जितना उसने अपलोड किया है उसका 20%, और जितना अपलोड नहीं किया है उसका 100%, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम आपको 20%, मतलब इसमें से जो विच एवर इज लोअर होगा वो आपको मिलेगा। तो हमको भी यहाँ पे यही देखना है कि आपको आईटीसी, अगर आप इनवॉइस अपलोड नहीं करते हो तो उस हिस्से में आपको कितना आईटीसी मिलेगा। यहाँ पे हमने वो रूल 37 था फॉर अनमैच इनवॉइस, वो भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। कितना होगा आपका, 100% फॉर नॉट अपलोडेड, ठीक है, और 20% फॉर अपलोडेड, ठीक है, विच एवर इज लोअर। यहाँ पे आपका ये भी फिनिश हुआ। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि टाइम लिमिट है फॉर अवेलिंग आईटीसी। मतलब आप अगर समझ लीजिए कि आपने मई महीने में परचेस किया, लेकिन आप उसका आईटीसी कब तक ले सकते हो, तो आप उसका आईटीसी जो है वो यहाँ पे आपको बोला गया है, रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक
input tax credit in respect of the any invoice debit note for the supply of the goods or service or both after the due date of the furnishing return under section 39 for the month of September from the following मतलब यहाँ पे समझ लीजिए कि आपने 2019-20 में मई महीने में, ठीक है, आपने जो इनवॉइस था, ठीक है, वो आपने परचेस कर लिया लेकिन उसका इनवॉइस आपने अपलोड नहीं किया, तो ये जो मई महीने में इनवॉइस था उसका आप कब तक ले सकते हो आईटीसी? तो जो 2019-20 की जो फाइनल रिटर्न जाएगी, ठीक है, एनुअल रिटर्न जाएगी, वो आपकी जाएगी कब? तो आपकी एनुअल रिटर्न की जो लास्ट डेट है वो आपकी 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर, मतलब जो 2020 में आपका दिसंबर आएगा उसमें आप एनुअल रिटर्न फाइल करते हो, ठीक है, या फिर उससे अर्ली है, ठीक है, या फिर आपका जो सितंबर का रिटर्न जाता है GSTR-1, ठीक है, मतलब जो GSTR-1 जाता है और आपका जो एनुअल रिटर्न है विच एवर इज अर्ली है, यहाँ पे हम इसको समझते हैं अच्छे से। अभी हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से कि यहाँ पे इसका क्या है। कि समझ लीजिए कि मई महीने में हमने एक परचेस किया, उसका जो इनवॉइस था वो हमारा 10,000 का था और उसमें जो आईटीसी हमारा हमको लेना था वो 1,000 का, ठीक है। अभी इस इनवॉइस को हम अपलोड नहीं करते हैं, ठीक है, हम भूल गए इस इनवॉइस को अपलोड करना। तो अभी हम समझ लीजिए हमारा जो ये 2019-20 का है, ठीक है, अभी ये 2019-20 का हम एनुअल रिटर्न कब फाइल कर सकते हैं? एनुअल रिटर्न है, ठीक है, और जो एनुअल रिटर्न है और बाद में है हमारा सितंबर का रिटर्न, वो हम डेट दोनों डाल के चेक कर लेते हैं दोनों किस्सों में क्या आएगा। तो समझ लीजिए एनुअल रिटर्न और सितंबर की रिटर्न, ठीक है। अभी यहाँ पे हम समझ लीजिए कि एनुअल रिटर्न डालते हैं 31 दिसंबर को और एनुअल हमारी जो सितंबर की रिटर्न जाती वो हम डिपो जो रिटर्न हम इसको अपलोड करते हैं वो हम डालते हैं सितंबर 20 अक्टूबर को। तो यहाँ पे हम 20 अक्टूबर को हम हमारा रिटर्न अपलोड कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कब तक चांस मिलेगा? तो विच एवर इज अर्ली है, मतलब 20 अक्टूबर तक हम ये जो टाइम लिमिट है मतलब आईटीसी हम ले सकते हैं। और दूसरा है कि समझ लीजिए कि हम जो एनुअल रिटर्न है वो हम 4 अप्रैल को फाइल कर देते हैं और जो हमारा सितंबर का रिटर्न है वो हमारा 20 अक्टूबर को। तो यहाँ पे हमको कब तक मिलेगा? तो यहाँ पे हमको टाइम मिलेगा 4 अप्रैल तक, ठीक है। विच एवर इज अर्लियर, मतलब जो हमारा जिस साल का हमारा है इनवॉइस अपलोड करना बाकी है उसके नेक्स्ट साल में हमको ये दोनों डेट देखनी है, विच एवर इज अर्लियर, तब तक हम लोग जो है हमारा आईटीसी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझ आया होगा कि आपको दो दो डेट्स देखनी है, एक तो आपका सितंबर का रिटर्न ऑफ द फॉलोइंग ईयर और जो आपका इस साल का जो एनुअल रिटर्न है विच एवर इज अर्लियर डेट होगी तब तक आप ले सकते हो। अभी हम देखते हैं फोर प्रोविजन ऑफ द रिवर्सल ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ द नॉन पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन। इफ पेमेंट इज नॉट बीन मेड to the supplier within 180 days from the date of invoice, the amount equal to the input tax credit availed by the recipient shall be added to the output tax credit liability along with interest thereon। ये आपका इंटरेस्ट कितना आएगा? 18%। यहाँ पे क्या है कि समझ लीजिए कि कोई बाहर है वो सप्लायर से कुछ परचेस करता है लेकिन उसको 6 महीने मतलब 180 डेज तक वो पेमेंट नहीं करता है सप्लायर को, और सप्लायर है वो तो डिपॉजिट कर देता है बेचारा। समझ लीजिए कि ए नाम का सप्लायर वो बी को कुछ सप्लाई करता है, ठीक है, और ए ने तो यहाँ पे जीएसटी जो आपको डालना है, ठीक है, जिस मंथ का वो है उसके नेक्स्ट मंथ में उसको रिटर्न उसको डालना ही पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट ने जब आप रिटर्न अपलोड कर देते हो तो आपको जीएसटी भी पे करना। तो एन इसको डी है वो ऐसा बोलता है कि मैं आपको 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, ए बोलता है ठीक है। तो ए को भी अपने पॉकेट में से जीएसटी का जो अमाउंट है वो आप गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या है उसको टैक्स से मतलब है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ए ने दे दिया, ठीक है, जीएसटी का अमाउंट। अभी बी क्या है उसको 180, बी ने भी यहाँ पे टैक्स क्रेडिट ले लिया क्योंकि गवर्नमेंट को यहाँ पे अमाउंट मिल गई और बी ने यहाँ पे आईटीसी ले लिया, लेकिन यहाँ पे बी ने तो कुछ दिया ही नहीं ए को। तो बी अगर यहाँ पे 180 डेज तक अगर ए को पेमेंट नहीं करता है तो ए यहाँ पे क्या बोल देगा कि इसने यहाँ पे पेमेंट ही
नहीं किए, तो यहाँ पे बी को जो आईटीसी लिया है वो तो इसने रिटर्न करना पड़ेगा, साथ में बी को क्या होगा 18% का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ये आपका कहाँ पे चला जाएगा, जो ये आपका है आईटीसी वो आपका आउटपुट लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, जो आपका क्रेडिट का लेजर होता है उसमें से ये आपका कहाँ पे चला जाएगा आउटपुट लायबिलिटी में। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे अगर हम 180 डेज तक कुछ पेमेंट नहीं करते तो हमको जो आईटीसी लिया हो तो उस पर हमको रिटर्न तो करना पड़ेगा, साथ में 80% इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। दिस कंडीशन ऑफ द, ठीक है, यहाँ पे यहाँ से बाकी था, इफ द पेमेंट इज नॉट मेड टू द सप्लायर विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस एन अमाउंट इक्वल टू द आईटीसी अवेल by the recipient shall be added to the output tax liability along with interest. The recipient shall be entitled to avail the credit of the input tax on the subsequent payment. अगर वो पेमेंट कर देता है बाहर तो कोई बात नहीं, आप फिर से आईटीसी ले लो। ठीक है, टुवर्ड द वैल्यू ऑफ सप्लाई सर्विसेज बट अलोंग विद द टैक्स पेएबल देयर ऑन। ठीक है, इन केस ऑफ द पार्ट पेमेंट मेड हैज मेड द प्रोपोर्शनेट क्रेडिट विल बी अलाउड। अगर आप आधा पेमेंट करते हो तो आपको आधा आईटीसी मिलेगा। This condition of the payment of the value of supply plus tax within 180 days does not apply in the following cases. ये आपकी जो 180 days वाली कंडीशन है वो आपकी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। किसमें? Supplies on which tax is payable on the reverse charge। यहाँ पे रिवर्स चार्ज में ये 180 डेज वाली कंडीशन क्यों नहीं लेती, देखते हैं। दोनों पार्ट में हम देखते हैं। ये जो है वो आपका फॉरवर्ड चार्ज है, ठीक है, और ये जो आपका है वो रिवर्स चार्ज है। ठीक है, अभी ये फॉरवर्ड चार्ज है, समझ लीजिए कि ये ए नाम का सप्लायर है, बी बायर। ठीक है, ये सप्लायर हो गया और ये आपका हो गया। ठीक है, अभी ये सप्लायर है, उसने कुछ इसको सप्लाई किया, समझ लीजिए कि यहाँ पे जो सप्लाई किया है उस पे जीएसटी का अमाउंट है 1000। अभी बी ने इनवॉइस ले लिया, बी ने इनवॉइस अपलोड कर दिया, ए ने भी इनवॉइस जो था वो अपलोड कर दिया। अभी ए बी ने इनवॉइस अपलोड कर दिया, इसने भी इनवॉइस अपलोड कर दिया, मतलब इसको जो अभी रिटर्न जाएगी अगले मंथ उसमें इसने जो 1000 का जीएसटी है वो गवर्नमेंट को पे कर दिया, और बी ने भी इसका आईटीसी ले लिया। ठीक है, और इसने टैक्स पेमेंट कर दिया। अभी यहाँ पे बी ने क्या बोला कि मैं आपको थोड़े दिन बाद पैसे दूंगा, तो ए ने कहाँ से टैक्स पे किया होगा, अपने पॉकेट में से। अपने पॉकेट में से उसने गवर्नमेंट को पे कर दिया। अभी गवर्नमेंट यहाँ पे फ्री हो गई कि अपने को टैक्स मिल गया, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको भी आईटीसी दे दिया कि ले भाई तू भी रख ले। अभी यहाँ पे इसको आईटीसी मिल गया, यहाँ पे इसने टैक्स। अभी यहाँ पे बात कहाँ पे आई कि इसने तो यहाँ पे इसने कुछ पेमेंट किया नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, बी को बोलेगी अगर आप इसको 180 डेज तक पेमेंट नहीं करते हो तो हमने जो आपको आईटीसी दे दिया है वो आपको हमको रिटर्न करना पड़ेगा, प्लस जो आपने जो आईटीसी क्लेम किया था उस पर आपका 18% इंटरेस्ट भी हम ले लेंगे। ऐसा क्यों कर रही है, बाकी तो सब ऐसा ही करते हैं कि यहाँ पे इसने इनवॉइस अपलोड कर दिया, इसने आईटीसी ले लिया, ये तो पेमेंट करेगा ही नहीं, तो सप्लायर को ही लॉस जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने जो 180 डेज का है वो लिमिट लगा दिया कि 80% आप अगर आप नहीं पेमेंट करते तो आप 80% इंटरेस्ट के साथ आईटीसी रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे आपका फॉरवर्ड चार्ज में ये केस है। अभी हम आगे देखेंगे कि रिवर्स चार्ज में क्या होता है। कि रिवर्स चार्ज में पहले तो आपका जो आईटीसी है वो आपको आपका रिवर्स चार्ज में आईटीसी आपका अवेलेबल होता नहीं है। ठीक है, समझ लीजिए कि ए है, यहाँ पे भी आपका सप्लायर है वो ए है। ठीक है, और जो आपका रिसिपेंट है वो आपका बी है। ठीक है, अभी ए ने समझ लीजिए यहाँ पे भी 100 के ही सप्लाई की है, यहाँ मतलब 100 जो भी है अमाउंट इनवॉइस की उस पे 1000 का जीएसटी है। ठीक है, अभी 1000 का जीएसटी है। अभी यहाँ पे क्या होता है कि जो बी ने परचेज किया वो आरसीएम पे है। ठीक है, मतलब ए को तो यहाँ पे कुछ अपलोड वपलोड कर कुछ करना नहीं है, मतलब इसको तो कुछ मगजमारी है नहीं। लेकिन बी को क्या होता है, अगर बी को आईटीसी लेना है तो उसको पहले गवर्नमेंट को जो है जो इनवॉइस है ये अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि आरसीएम पे है तो बायर अपलोड करेगा ना भाई, सप्लायर को क्या है तो बायर अपलोड करता है, तो बायर अपलोड करेगा तभी गवर्नमेंट उसको आईटीसी देगी ना। यहाँ पे अगर ये अपलोड ही नहीं करता है तो गवर्नमेंट इसको आईटीसी नहीं देगी। इसीलिए गवर्नमेंट है वो इस ये बायर है उस पर कुछ कॉम्प्लेंस नहीं मतलब प्रेशर नहीं डालती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि जब तक आप हमको इनवॉइस नहीं दोगे तब तक हम आपको आईटीसी लेना नहीं देंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ 180 डेज वाला डाला ही नहीं कि आप सप्लायर को पेमेंट करो या ना करो, उससे हमसे कुछ मतलब नहीं है।
आप सिर्फ हमको इनवॉइस अपलोड कर दो, हमको टैक्स दे दो, हम आपको आईटीसी दे देंगे। यहाँ पे सप्लायर को कुछ नहीं, क्योंकि सप्लायर कैसे गवर्नमेंट को बताएगा कि मुझे पेमेंट मिला, क्योंकि सप्लायर तो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड हो सकता है। ठीक है, तो सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, इसलिए गवर्नमेंट को कुछ पड़ी नहीं है। ठीक है, अगर ये रजिस्टर्ड होता तो ये फॉरवर्ड चार्ज पे आ जाता, तो यहाँ पे 180 डेज का लग जाता। लेकिन आप रिवर अनरजिस्टर्ड हो, सप्लायर को बोलते हैं गवर्नमेंट कि आप अनरजिस्टर्ड हो, तो हम आपका यहाँ पे 180 डेज का क्यों लगाए, वो आप जानो और बायर जाने। ठीक है, यहाँ पे हमको टैक्स मिल गया तो हमने उसको आईटीसी दे दिया बायर को। यहाँ पे अभी आप बायर ने आपको पेमेंट नहीं किया तो आप निकलवाओ उससे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे रिवर्स चार्ज में आपकी जो है, आपका आईटीसी का कोई भी जो लिमिटेशन है वो नहीं है। मतलब जो 180 डेज का जो लिमिट है वो आपका जो है यहाँ पे रिवर्स चार्ज में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं अभी 180 डेज का जो लिमिट था वो नहीं रहेगा रिवर्स चार्ज पे। बाद में है डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, वैल्यू सप्लाई मेड विदाउट कंसिडरेशन एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 ऑफ द सेड एक्ट। मतलब यहाँ पे जो डीम्ड सप्लाई है, ठीक है, डीम्ड सप्लाई का क्या मतलब है? डीम्ड सप्लाई का मतलब यह है कि समझ लीजिए कि जो ब्रांच सप्लाईज होती है, ठीक है, समझ लीजिए कि एक ब्रांच है वो आपकी गुजरात में है, ए नाम की जो है, ठीक है, वो गुजरात में है, और दूसरी जो ब्रांच है वो आपकी है राजस्थान में। अभी इन दोनों के बीच सप्लाई होती है, मतलब कुछ माल यहाँ पे बेचते हैं। ठीक है, तो या इसको कंसिडरेशन तो पे करेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जा रहा है, तो ये तो कुछ कंसिडरेशन पे करेंगे नहीं। ठीक है, ये इनवॉइस अपलोड करेंगे, जीएसटी पे करेंगे, यहाँ पे आईटीसी अवेल कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो पेमेंट की लिमिटेशन है वो नहीं है। ठीक है, बाद में देखते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू सप्लाई करते हो, ठीक है, तो सेक्शन 52 सबसेक्शन बी सेल बी डीम्ड टू बी हैव बीन पेड फॉर द पर्पज ऑफ द सेकंड प्रोविजन ऑफ द सेक्शन सबसेक्शन 2। ठीक है, से 60 सबसेक्शन 2 इन एडिशन टू द मेड वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑन अकाउंट्स ऑफ द सप्लायर्स लायबिलिटी। ठीक है, अगर सप्लायर की लायबिलिटी है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बोला गया, सप्लायर्स लायबिलिटी। तो सप्लायर्स लायबिलिटी का मतलब क्या है? बी ने ए से कुछ परचेज किया है, ठीक है, तो यहाँ पे ए है वो आपका सप्लायर हो गया और बी है वो आपका बायर हो गया। अभी ए ने क्या बोला, ए, ठीक है, बी, आप है ना वो सी को कुछ पेमेंट कर दो। ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी सी को पेमेंट करना है और आपको मुझे देना है, इसकी जगह पे आप ऐसा करो, सी को आप पेमेंट कर दो। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे 180 डेज की लिमिट नहीं लगेगी। ठीक है, क्योंकि बी अभी ए को पेमेंट करेगा नहीं, क्योंकि ए ने बोल दिया कि आप सी को दे दो, तो बी ने सी को दे दिया। मतलब यहाँ पे ए का भी अभी जो रिलेशन था, ठीक है, जैसे सप्लायर और बायर का, वो यहाँ पे फुलफिल हो गया। ए ने जैसा बोला वैसा बी ने कर दिया। ठीक है, अभी ए का और सी का जो भी है वो ये दोनों जाने, बी ने अपना पेमेंट करके वो फ्री हो गया, तो यहाँ पे 180 डेज का जो है लिमिट वो नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसा ही बोला है, 3 केस है, अगर आप रिवर्स चार्ज में देते हो, ठीक है, या फिर विदाउट कंसिडरेशन देते हो, या फिर सप्लायर्स लायबिलिटी है, ठीक है, ऐसे देते हो, तो यहाँ पे आपको 180 डेज की लिमिट नहीं लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सेक्शन 60 है वो आपका फिनिश होता है।